हेलो दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित सीडीपी के प्रैक्टिस सेट का आज ये हमारा 5वां सेशन है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। मतलब अगर कक्षा में श्रवण बाधित बालक हैं, यानी जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बालक ज़्यादा हैं, तो इनमें से कौन सा आकार है कक्षा का जो ज़्यादा उपयुक्त होगा। वृत्ताकार या फिर अर्धवृत्ताकार, आयताकार या फिर वर्गाकार। मतलब अगर ये सराउंडिंग में, मतलब ये वृत्ताकार अगर है तो बच्चे सराउंडिंग में बैठेंगे, लेकिन ये कक्षा उपयुक्त नहीं होती है, एक तरफ तो ओपन होना चाहिए। आयताकार है तो कोई बच्चा पास में होगा, कोई दूर में होगा, तो प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वर्गाकार है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। शिक्षक अगर यहाँ पे है तो बच्चे कुछ पास में होंगे और कुछ दूर में होंगे। लेकिन जो अर्धवृत्ताकार है, इसमें अगर टीचर यहाँ पे केंद्र पे होता है तो सभी बच्चों से उसकी दूरी समान होती है और सभी बच्चे जो है प्रॉपर रूप से शिक्षक की बात सुन पाते हैं और अपनी बातों को कह पाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट कक्षा होती है वो होती है अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न, कौन सी अधिगम व्यवस्था मानसिक मंद बालक की नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी वो अधिगम की व्यवस्था है जो मानसिक मंद यानी जो स्लो लर्नर है या जो जिनकी बुद्धि लब्धि उतनी नहीं है उनके लिए अच्छी है। धीमी गति से देखना या फिर शीघ्र भूलना या फिर अनुकरण से सीखना या फिर सामान्यीकरण की क्षमता। जो मानसिक मंद बालक होते हैं वे कोई चीज़ धीरे सीखते हैं, उनके सीखने की गति धीमी होती है और उन्हें ज़्यादा समय तक चीज़ें याद भी नहीं रह पाती हैं। और वो कोई भी चीज़ अगर उन्हें सीखना पड़ता है तो जो भी उसके बड़े करते हैं उनको देखकर वो अनुकरण करते हैं, देखकर ही उनको सीखते हैं। सामान्यीकरण की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। सामान्यीकरण की क्षमता एक अच्छे लेवल की योग्यता होती है जिसमें कोई भी चीज़ अगर बालक समझ रहा है तो उसको सामान्य रूप से कैसे वो अपने व्यवहार में ला सकता है। या फिर सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो बालक सीखा है उसको एकदम सामान्य तरीके से एकदम अपने यूज़ में कैसे ला सकता है। तो ये क्षमता मंद बुद्धि के बालक के अंदर नहीं होती है। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मतलब एकीकृत शिक्षा यानी कि जो समावेशी शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में दिव्यांग बालक हो गए। दिव्यांग में कई तरीके के दिव्यांग बालक होते हैं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई अस्थियों से विकलांग है, तो कई समस्याएं होती हैं, कई तरीके के बालक होते हैं। इसमें से जो दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनके लिए क्या उद्देश्य है। सामाजिक एकीकरण, सामाजिक मान्यता, दोनों। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें सभी बच्चों के सामाजिक का एकीकरण और उनकी सामाजिक मान्यता दी जाती है और उसी कक्षा में जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। जैसे वो ब्रेल लिपि द्वारा सीख सकते हैं। ब्रेल लिपि कुछ इस प्रकार से होती है, इसका निर्माण किया था लुईस ब्रेली ने। लुईस ब्रेली स्वयं जो है जन्म से अंधे थे, इन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। इसमें 6 डाट का उपयोग किया जाता है, प्रत्येक लेटर के लिए 6 डाट का उपयोग किया जाता है। जैसे आप ए का सिंबल देखें तो इसमें पहला डाट जो है बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। बी में ऊपर से फर्स्ट सेकंड बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने पूरा एक निश्चित जो है पैटर्न सेट किया जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए हुआ। इसी पैटर्न को छूकर बच्चे समझ पाते हैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है या फिर कोई भी लेटर है। अगला प्रश्न, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। मतलब उनमें कौन सी योग्यता है। कोई भी बच्चा है, कोई भी कहानी सीखता है, कोई भी कहानी सुनता है तो उससे जुड़े हुए कई सारे शीर्षक बताने का प्रयास करता है, यानी उसके मन में कई सारे विचार, कई तरीके के विचार उसके मन में आते हैं। तो यह हो सकता है वैचारिक प्रवाह की, यानी उसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, कई सारे विचार उसके मन में आते हैं, उसके दिमाग की बत्ती हमेशा जली रहती है। अगला प्रश्न, डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया होती है भाषाई असमानता, यानी भाषाई अक्षमता भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है भाषा से संबंधित कठिनाइयों से जूझता है। वो भाषा सीखने से, भाषा बोलने से, इन सब में उसे समस्या होती है। लेखन की समस्या डिस्ग्राफिया होती है, जिसमें बालक लिख नहीं पाता है चीज़ों को। पठन की समस्या डिसलेक्सिया होती है, जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे डी है और बी है, ये दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। गणना की समस्या जो है डिस्कैलकुलिया है, ये गणित से संबंधित समस्याएं हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी गणना संबंधित समस्याएं होंगी वो डिस्कैलकुलिया में होंगी। अगला प्रश्न,
संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान के कई चरण होते हैं, जैसे सोचना, समझना, समस्या का समाधान, ये सब उसके चरण हैं। लेकिन ये सेखी बखारना ये कोई संज्ञान से संबंधित नहीं है। संज्ञान में सोचना आता है, समझना आता है, समस्या समाधान आता है। कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी जब बच्चे को मिलती है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को सोचता है, उसके बारे में विचार करता है, फिर उसकी समझ उसके अंदर आती है, और उन सब कई चीज़ों को जोड़कर जब कोई समस्या उसके सामने प्रस्तुत की जाती है तो वो समस्या का समाधान कर पाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? इसमें से कौन सा सिद्धांत है जिसमें 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल इसका यही सही उत्तर होगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। पहली थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका उत्तर होगा पहला, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था और कोहलर का था सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? मतलब हावर्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि बताई थी, उसमें लगभग कुल 9 प्रकार की बुद्धि शामिल है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में। उसमें से उन्होंने एक बताया था कि स्थानिक बुद्धि, यानी स्थान से संबंधित, दिशाओं से संबंधित जिसमें ज्ञान होता है। तो इसमें कौन सा संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा परिकल्पना का निर्माण। इस बुद्धि का उपयोग ज़्यादातर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जो परिकल्पना का वो निर्माण करते हैं और उसका जो विकास होता है, उसके लिए उन्होंने जो पैटर्न बनाते हैं, उसके लिए जो चित्र बनाते हैं, वही होता है स्थानिक बुद्धि से संबंधित। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रवीण अधिक उपयोगी होगी? मतलब जो मंद बुद्धि के बालक हैं, जो धीमे सीखने वाले बालक हैं, इनमें से कौन सी अभिप्रेरणा उसके लिए अधिक उपयोगी होगी? तो इसके लिए अधिक उपयोगी पुरस्कार एवं प्रशंसा। पुरस्कार एवं प्रशंसा, अगर कोई वो बालक कुछ अच्छा करता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है तो उसे वो मोटिवेट होता है और चीज़ें अच्छी करने का प्रयास करता है अपने तरीके से। और प्रशंसा भी वही चीज़ है, अगर वो कुछ अच्छा करता है, आप उसकी तारीफ़ करते हैं, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये सब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो और उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर होगा पुरस्कार एवं प्रशंसा। दंड का प्रावधान नहीं रह गया है, निंदा ये सब नहीं है, चुनौती इसका हिस्सा नहीं है अप्रेरणा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो विशिष्ट बालक, यानी जो सामान्य बालक नहीं है, उनकी विशेषता नहीं है? मैं अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी स्वतंत्र रूप से सीख सकता हूँ। बिल्कुल, विशिष्ट बालक जो होते हैं उसमें से फास्ट लर्नर भी होते हैं, जो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है, बिल्कुल उनके पास शब्दों का अधिक भंडार होता है, वो चीज़ों को कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक चीज़ के लिए कई शब्द का उपयोग कर सकते हैं। और उनके पढ़ने व लिखने का कौशल अधिक उन्नत होगा, वो उनके पढ़ने का तरीका अच्छा होगा, वो चीज़ों को जल्दी से समझने का प्रयास कर पाते हैं और चीज़ों को जल्दी समझते हैं। वह स्वयं को सामान्य बुद्धिलब्धि के मानकों के ऊपर नहीं रख पाते, ये कथन गलत है। उनकी बुद्धिलब्धि उन सामान्य बालकों से अधिक होती है और वह चुनौतीपूर्ण कठिन कार्यों में बहुत प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, जो ऐसे बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, वो चाहते हैं उनके सामने कोई चुनौतीपूर्ण कार्य हो जिसमें वो अधिक रुचिकर रूप से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन है जो शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है? शिक्षण कौशल शिक्षक क्रिया अथवा व्यवहार से संबंधित रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, शिक्षण कौशल जो है शिक्षक क्रिया से संबंधित ही रहते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल का कार्य ही है कि छात्रों को जो है, जो चीज़ें दुर्लभ हैं, जो चीज़ें कठिन हैं, उनको सुगमता से उनके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि वो आसानी से सीख सकें। शिक्षण कौशल शिक्षक व्यवहार की सभी कार्यों से संबंधित है, यह कथन गलत है। शिक्षण कौशल जो है केवल शिक्षण से संबंधित है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षित करता है, यानी उन्हें सिखाने की प्रयास करता है, लेकिन ये सभी कार्यों से संबंधित है, यह कथन गलत है। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षण की प्रकृति जो होती है उसकी सटीक व्याख्या नहीं करता है? शिक्षण एक अंतःक्रिया है, बिल्कुल, जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं।
शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, बिल्कुल। टीचिंग एक आर्ट होती है जिसमें सभी टीचर के अलग अलग जो सिखाने के तरीके होते हैं उनके अलग अलग आर्ट होते हैं। वो एक ही टॉपिक कई टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं और बच्चों को किसी का सिखाना अच्छा लगता है तो जल्दी सीख लेता है। और ये विज्ञान भी है, बिल्कुल। इस साइंटिफिक तरीके से बच्चों के मनोविज्ञान पर भी आधारित होता है कि बच्चों को क्या सिखाना है, किस स्तर तक सिखाना है, कितना सिखाना है, ये चीज़ें भी इसमें शामिल होगी। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल। शिक्षण में लगातार कोई न कोई इम्प्रूवमेंट होता रहता है, लगातार विकासात्मक। पहले जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी, देखिए हम लोग स्लेट पर सीखते थे, चॉक लेकर उस पर लिखाया जाता। आज क्या है, डिजिटल बोर्ड है बच्चों के पास, छोटे वो उसमें सीख रहे हैं, तो हमेशा उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, यह कथन गलत है। शिक्षण जो है छात्र और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? इसमें से कौन से कथन है जो अधिगम को यानी सीखने को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं? अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, बिल्कुल। अधिगम जो होती है प्रक्रिया ही है जिसमें बच्चे धीरे धीरे किसी चीज़ को सीखते हैं, उसका एक चरण होता है, मतलब एक क्रम से सीखते हैं और सीखने के बाद उसका जो परिणाम होता है वही सीखना होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सही है। अधिगम यानी सीखना जो होता है व्यवहार में हुआ अस्थायी परिवर्तन होता है। बहुत सारा प्रयास करने के बाद हम कोई चीज़ सीख पाते हैं और उस चीज़ का जो हमारे अंदर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है यानी जो हम चीज़ सीखते हैं वह एक अधिगम ही है होता है, यानी कि सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है? इसमें से कौन सी है जो शिक्षण की विधि नहीं है? शिक्षण की कई विधियां हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि। हम प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। जैसे हम उनसे पूछ लिए कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, अगर वो बच्चा नहीं बता पा रहा है तो हम उसको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। साक्षात्कार विधि क्या होता है? ये शिक्षण की विधि नहीं है, ये मूल्यांकन की विधि है। मूल्यांकन जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से मतलब आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाता है, ये मूल्यांकन की विधि हो गई। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये सीखने की विधि है, ये भी शिक्षण की विधि है। अन्वेषण यानी खोज करके सीखना, ये भी शिक्षण की विधि है। दूसरा ऑप्शन यानी साक्षात्कार विधि ये शिक्षण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन सा नहीं है? शिक्षण के कई सारे सूत्र हैं, इनमें से वो कौन सा है जो शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये शिक्षण का सूत्र है। बच्चे जो चीज़ जानते हैं उसके बाद जो नहीं जानते हैं उसको बताना चाहिए। बच्चे अगर ए जानते हैं तो बच्चों को इसके बाद बताना चाहिए कि ए से कई चीज़ें होती हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, लेकिन उन्हें पहले ए ही बताना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बच्चे को अगर कोई चीज़ बताना है, अगर एप्पल ही बताना है तो पहले उन्हें एप्पल दिखाना चाहिए, उसके बाद बताना चाहिए ए फॉर एप्पल होता है, यानी स्थूल, उसके बाद सूक्ष्म की ओर। सरल से कठिन की ओर, यानी सरल से जटिल की ओर, यानी पहले बच्चों को सरल चीज़ें बताई जाए जो आसानी से समझ सकें, उसके बाद धीरे धीरे कठिनाई की ओर बढ़ें। अंश से पूर्ण की ओर, ये चीज़ गलत है। बच्चे को पहले संपूर्ण चीज़ बतानी चाहिए। जैसे बच्चे को अगर पढ़ना सिखाना है, बच्चे को पहले पूरा वाक्य बताया जाए। जैसे मेरे पिता का नाम क्या है, बच्चे को पूरा वाक्य बताया जाएगा, उसके बाद उसे बताया जाएगा, ये एक एक वर्ड बताया जाएगा, वर्ड के बाद लेटर बताया जाएगा। तो ये शिक्षण की सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? इसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं? दैहिक या अनुवांशिक, बिल्कुल। दैहिक या अनुवांशिक यानी जो जेनेटिक होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मिलता है, वो प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक कारक ये भी प्रभावित करता है, उसके सोच, उसकी समझ पर प्रभावित करता है। पर्यावरणीय कारक यानी जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसके पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों से मिलकर बनता है। पर्यावरण में हमारा समाज में जैसा जो रहेगा, जिस जैसे समाज में रहेगा वैसा ही चीज़ सीखता है बच्चा। प्रयोगात्मक, ये प्रयोगात्मक जो है व्यक्तित्व संबंधित नहीं है, ये अधिगम से संबंधित होता है, यानी प्रयोग करके सीखना कोई चीज़। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्यों? किसी भी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? क्यों? क्योंकि वह नवीन शिक्षा तकनीकियों का ज्ञान प्राप्त करता है या प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो बालक को किस प्रकार की शिक्षण विधि चाहिए उसके अंदर समझ रहेगी, तो ये तो आवश्यक है।
समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान, ये भी शिक्षा से संबंधित। मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करना, बिल्कुल नए तरीके से धीरे धीरे, पहले कैसे मूल्यांकन होता था, आज कैसे मूल्यांकन हो रहा है, चीज़ें एकदम बदलती हुई जा रही हैं। हर चीज़ें छोटे छोटे समय पर मूल्यांकन हो रहा है, लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है। शिक्षक स्वयं को समझने में सहायता करता है, यह कथन गलत है। मनोविज्ञान जो है शिक्षक को बच्चे को समझने में सहायता करता है कि एक बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, ना कि स्वयं के लिए। तो इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्राकृतिक हैं, ये गलत है। वृद्धि तो प्राकृतिक होती है, लेकिन विकास जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से अर्जित होता है, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है। किसी का विकास जो होता है वो वृद्धि भी उसमें शामिल होती है, उसके साथ साथ उसका बाहरी फैक्टर भी उसके लिए कार्य करता है। अगला कथन, वृद्धि प्राकृतिक है तथा विकास बाह्य कारक की आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल, यह कथन एकदम सही है। वृद्धि नेचुरल होती है कि किसी की हाइट कितनी होगी, ये पहले तय रहता है उसके जीन के आधार पर। और उसका विकास जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर, वो बाहर क्या माहौल मिल रहा है उसे बाहर निर्भर करेगा कि उसका विकास कैसा होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश। विरासत का अर्थ होता है कि जेनेटिक, यानी जो हमें पैतृक रूप से प्राप्त होता है, और परिवेश का अर्थ होता है हमारा वातावरण, यानी हमारा इन्वायरमेंट। यानी व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? आइए देखते हैं। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है? नहीं। विरासत यानी कि हमारी जीन कितनी भी अच्छी हो, अगर बाहर का वातावरण यानी परिवेश पर्यावरण हमारा अच्छा नहीं है, वो कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके जेनेटिक यानी जो पैतृक और उसका परिवेश यानी पोषण, दोनों 50-50% योगदान देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? यानी किसने बताया कि जो व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है उसके आयु से जुड़ा हुआ होता है? तो ये थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्था बताई। संवेदीगामक अवस्था, इसमें इन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चे का व्यक्तिगत विकास होता है वो अलग होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें इन्होंने बताया कि 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने बताया कि 7 से लेकर 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बताया, जो उच्च लेवल की संक्रियात्मक अवस्था है, बताया कि 11 से लेकर 14 वर्ष। तो ये हैं जीन पियाजे जिन्होंने व्यक्ति विकास को आयु से संबंधित बताया। अगला प्रश्न, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें बंडूरा कहते हैं कि बालक जो समाज में देखेगा वही चीज़ सीखता है। यानी प्रेक्षणात्मक जो अधिगम उन्होंने बताया था उसमें यही कथन है कि बालक जैसा व्यवहार, जैसे किसी के माता पिता हैं, अगर वो हंसी खुशी रहते हैं, मिलकर एक दूसरे से रहते हैं, तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बच्चे भी, उनका भी विकास अच्छे से होता है, वो सकारात्मक परिवेश में रहते हैं, उनका विकास वैसा ही होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चे भी उससे तनाव में आते हैं और वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं, वो भी आक्रामकता सीख लेते हैं। यानी कि जैसा पेरेंट्स करेंगे, यानी जैसा वो देखेंगे अपने आसपास चीज़ों को, ठीक वैसा ही व्यवहार वो भी करेंगे। वो भी जाके, अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ेंगे, पेरेंट्स अगर गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी बाहर जाके गाली गलौज ही करेंगे। तो ये है बंडूरा का सिद्धांत। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और उसके कुल 6 चरण बताए थे। प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण थे। उसमें उन्होंने बताया था कि प्राक रूढ़िगत, यानी जो प्री कन्वेंशनल होता है, यानी बच्चे को जो पहले से ही सिखाया दिया जाता है जो बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, वो होता है प्राक रूढ़िगत यानी प्री कन्वेंशनल। रूढ़िगत होता है समाज में जो चीज़ें चलती हैं बच्चा उसके अंगस्थ जाने का प्रयास नहीं करता है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं समाज में बड़ा हुआ हूँ, जो समाज की मान्यताएं हैं मैं उसके अनुसार व्यवहार करूँ। और पश्च रूढ़िगत यानी पोस्ट कन्वेंशनल जो होता है, इसमें बच्चा देखता है कि समाज के लिए हित क्या है और उसके लिए क्या हित है। समाज में अगर कोई भी ऐसे नियम है, ऐसी चीज़ें मतलब परंपराएं हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका विरोध करेगा, उसमें सुधार का प्रयास करेगा। इसमें से जो संवेदी प्रेरक अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। बाकी ये तीनों कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न,
एक छात्र गणित के प्रश्न हल करते समय एक प्रश्न पर अटक गया, यानी वो उसी पर रुक गया, आगे नहीं कर पा रहा है। फिर अचानक उसे युक्ति सूझी और वो समस्या का समाधान कर लिया। किस प्रकार के अधिगम को कहते हैं? मतलब कोई भी बालक है, किसी समस्या में उलझा हुआ है या फिर गणित के किसी सवाल में उलझा हुआ है, उसे कर नहीं पा रहा है, अचानक से उसके दिमाग में उसका सल्यूशन आ गया कि इस तरीके से हम इसका समाधान कर सकते हैं। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखना है कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसे कहते हैं संपूर्णवाद का सिद्धांत। यानी जब बच्चे के सामने समस्या संपूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है, उस पर ढेर सारा विचार करने के बाद उसके मन में अचानक से उससे जुड़ा हुआ कोई समाधान आ जाता है। इसे कहते हैं सूझ द्वारा सीखना। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? मतलब अगर जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग उनकी अधिगम शैली, वो अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, तो उसका जो कारण है वो क्या हो सकता है? परिवार का आर्थिक स्तर? नहीं, सीखने में परिवार के आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं होता है। एक गरीब घर का बच्चा भी बेहतर कार्य करता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें आर्थिक का कोई मतलब नहीं होता है। विद्यार्थी के सामाजिकरण की प्रक्रिया? सामाजिकरण की प्रक्रिया हो सकती है कि उसके अधिगम पे प्रभाव बिल्कुल डालती होगी। और देखते हैं, बालक का पालन पोषण? पालन पोषण अधिगम से बहुत संबंधित नहीं है, अधिगम उसकी मानसिक योग्यता होती है। विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन युक्ति? यानी कि विद्यार्थी के सीखने का तरीका क्या है? वो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो इसका मुख्य कारण यही है कि उनकी सोच जो है अलग अलग होती है। तो इसका यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? इसमें कौन सी योग्यता है जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है? संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास। ये मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता है कि किसी का संतुलित विकास हो, उसका एकीकृत और समन्वित विकास हो, सभी विकास यानी उसका जो सर्वांगीण विकास है वो एक साथ हो। वास्तविकता की स्वीकृति, यानी जो चीज़ें सही है वो चाहे उसके लिए गलत हो या सही है, वो उसको स्वीकार करे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, लेकिन है तो हमारी, तो उसको स्वीकार करेगा वो। नियमित दिनचर्या, उसके एक नियमित रूटीन होगा, वो उसको फॉलो करता है, तो ये मानसिक स्वस्थ लोगों की पहचान होती है। लेकिन सेखी बगाड़ना, इतराना, ये सब उससे संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि हाई लेवल के जो संज्ञानात्मक विकास कौशल का विकास करने में इसमें से कौन सा उपयुक्त है? पर व्याख्या दर्शन, लेक्चर, इससे कोई भी संज्ञानात्मक विकास उस लेवल का नहीं हो सकता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि बच्चे इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, केवल टीचर बोलता रहता है और बच्चे उसको सुनते रहते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। भूमिका अभिनय, यानी जो रोल प्ले बच्चे करते हैं समाज में जाकर, अभी कोई भी नाटक में अब कोई भी रोल प्ले करते हैं किसी का, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चर्चा सत्र, यानी कि किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट लेकर। खोज अधिगम, सबसे महत्वपूर्ण होता है खोज अधिगम, यानी किसी भी चीज़ को करके सीखना, यानी उस चीज़ों को खोज कर सीखना, ये सबसे उपयुक्त होता है। इसमें बच्चा सक्रिय भी रहता है और चीज़ों को स्वयं जब करके सीखता है तो उसके ज़्यादा समय तक उसके दिमाग में वो बातें सेट रहती है और उसके अनुभव में वो जुड़ा हुआ रहता है। तो खोज अधिगम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यानी विद्यार्थी में जो समस्या समाधान की योग्यता है उसके पोषण का, यानी उसके विकास का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, वो क्या है? विमर्श, कंसल्टेशन, आवृत्ति निर्माण को प्रेरित करना। बिल्कुल इसका यही मतलब होता है कंसल्टेशन। किसी भी चीज़ को अगर बच्चा कंसल्टेशन कर सकता है, चीज़ों को लोगों से समझ सकता है, तो एक अच्छी समस्या समाधान की योग्यता उसके अंदर विकसित हो सकती है। कोई भी समस्या अगर बच्चे के अंदर है, अगर वो लोगों से चीज़ों को शेयर करता है, उसे जुड़े लोगों से उसके अनुभव प्राप्त करता है लोगों से, तो वो उसकी जो एप्टीट्यूड होगा उसमें जो है उस प्रेरित होता है वो और समस्या समाधान करने के लिए। तो इसका यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम से भाव है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि सिलेबस, पूरा सिलेबस में होता है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। जैसे हम कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक सिलेबस होता है, उसका एक पाठ्यक्रम होता है। जबकि जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय के अतिरिक्त जो गतिविधियाँ होती हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं, चाहे उसमें खेल हो, चाहे भी कोई सेमिनार हो। मतलब कि टीचिंग यानी पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है उससे और भी चीज़ें जो गतिविधियाँ शामिल होती हैं वो पाठ्यचर्या हो जाती हैं, संपूर्ण चीज़ें होती है उसमें। अगला प्रश्न, NIVS संबंधित है।
NIVH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीक्राफ्ट, यानी जो दृष्टिबाधित बच्चों हैं उनसे संबंधित जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में देहरादून में। तो NIVH का संबंध है दृष्टिबाधित बच्चों से। अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रयास हमारा कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पूर्व भाषाई बधिरता यानी कि भाषा सीखने से पहले जो बधिरता होती है, यानी कि जो न सुन पाना उनके अंदर होता है, यानी जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जन्मजात वो बहरे होते हैं, बधिरता होती है उसके अंदर, वो सुन नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो उनके अंदर क्या होता है, जो बच्चे सुन नहीं पाएंगे, शुरू से कोई शब्द ही नहीं सुनेंगे, तो जन्मजात गूंगे भी हो जाते हैं, क्योंकि बोलना जो होता है वो सुनने पर आधारित होता है। कोई भी बच्चा है अगर वो अच्छा सुन भी पा रहा है और अच्छा बोल भी पा रहा है, अगर उसको किसी भी ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ उसका किसी भी मानव से इंटरेक्शन ना हो, तो मानव की भाषा वो सीख ही नहीं सकता है। वो जो चीज़ें सीखेगा, अगर वो किसी जानवरों के बीच में रहता है, उन जानवरों की आवाज़ निकालेगा, वो जैसा सीखेगा वैसा ही करेगा। अगर वो जन्मजात बहरा है तो वो जन्मजात गूंगा भी हो जाता है। तो इसका बेहतर उत्तर होगा जन्म से। भाषा अर्जन के पूर्व की बात है, लेकिन वो जन्म से बधिर है और जन्म से ही गूंगा भी हो जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रयास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।